हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। तो सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। प्यारे दोस्त अमित कुमार, उल्ताफ, वंदना, दिलखुश, प्रशांत चौधरी, अविनाश, निषाद, अभिषेक, रेशमी कुमार, नितांशी, आरती, प्रविंदर, नवीन, अभिषेक, सोनू, दिनेश, सभी का स्वागत है भाई आपके अपने प्यारे से परिवार, आपके अपने प्यारे से परिवार मेरे भाई रोजगार रोजगार विद अंकित में। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोगों का रेशो चैप्टर चल रहा है और आज रेशो की आखिरी क्लास है मेरे प्यारे साथी। और आज हम लोग जो है वो कुछ चुनिंदा टाइप को देखेंगे जो हम लोगों के अभी बचे हुए हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या एक्सपेक्टेड हैं पूछे जाने योग्य हैं। ठीक है मेरे भाई। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से सुनना, ध्यान से सॉरी भाई। देखिए, ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी साथी। मैंने आपसे कहा कि अगर अगर मैं बात करता हूं कोई भी एक चीज है, अगर मैं एक बात करता हूं मेरे भाई, कोई भी आपके सामने एक वस्तु दी हुई है, मान लो ये अर्थ आप लोगों के सामने दी हुई है। ये क्या है भाई? तो आप कहेंगे ये अर्थ हम लोगों के सामने दी हुई है, ये पृथ्वी हम लोगों के सामने दी हुई है। थोड़ी देर के लिए मान के चलेंगे ये अर्थ हम लोगों को दी हुई है। अब मैं इस अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, इक्वली डिवाइड करता हूं। तो अगर मैं आपसे रेशो पूछता हूं दोनों का, तो जब ये दोनों बराबर पार्ट हैं तो दोनों का रेशो 1 होगा। ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। अगर मैं ऊपरी पार्ट को कहूं तो इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध बोला जाता है, यानी कि नॉर्थर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। और अगर नीचे वाले पार्ट की बात करूं तो मेरे प्यारे दोस्त इसे दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, यानी कि इसे साउथर्न हेमिस्फेयर बोला जाता है। आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ये चीज आपने ज्योग्राफी में पढ़ी होगी। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं मेरे भाई, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेरे दोस्त उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो क्या होगा, तो आप कहेंगे दोनों बराबर हिस्से होते हैं, तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। ठीक है, 1:1 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे भाई कि एक बार आप मुझे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और पूरे अर्थ का रेशो बता दीजिए कि कितना होगा। मैंने क्या पूछा है? नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और अर्थ का रेशो मैंने आपसे पूछा है कि इन दोनों का रेशो मुझे बता दीजिए, इन दोनों का रेशो क्या होगा। तो आप कहेंगे भाई नॉर्थर्न हेमिस्फेयर की वैल्यू क्या है? 1 है। और अर्थ जो है वो मेरे भाई इन दोनों पार्टों को मिला के बना हुआ है, यानी 1 और 1, इन दोनों का रेशो क्या हो जाएगा? इन दोनों का रेशो जो है वो 1/2 हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि भाई साहब अर्थ और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो थोड़ा सा मुझे बता दीजिए कितना होगा, पृथ्वी और दक्षिणी गोलार्ध का रेशो कितना होगा वो मुझे बता दीजिए। तो आप लोगों ने कहा अर्थ मतलब पूरा सर्किल, और पूरे सर्किल के अंदर दो पार्ट हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो एक और एक दो पार्ट हो जाएगा अर्थ। साउथर्न हेमिस्फेयर मतलब नीचे वाले पार्ट की बात हो रही है, तो इसका रेशो जो है वो 2:1 हो जाएगा। तो अगर मैं कभी आपसे नॉर्थर्न हेमिस्फेयर और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो पूछता हूं, क्वेश्चन में दिया नहीं होगा, आप हमेशा मुझे 1:1 बताएंगे। मैं आपसे अर्थ और नॉर्थर्न हेमिस्फेयर का रेशो पूछता हूं तो आप मुझे 2:1 बताएंगे। अर्थ और साउथर्न हेमिस्फेयर का रेशो पूछता हूं तो आप मुझे 2:1 बताएंगे। अगर साउथर्न हेमिस्फेयर अपॉन अर्थ का रेशो मैं आपसे पूछता हूं तो वो 1:2 बताएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो हीरे वाले क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरे जो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं वो प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर के इनकम के क्वेश्चंस देखने वाले हैं।
प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर के इनकम के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे वो पृथ्वी और दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध के क्वेश्चन हम लोग देख रहे होंगे, और उसके बाद जो है वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज बिल्कुल भी स्थिति नहीं थी, लेकिन मतलब बताना भी उचित नहीं है और बताना भी उचित है। पिताजी का देहांत हुआ था 2024 में, है ना, 29 मार्च को। तिथि के हिसाब से बात करूं तो पंचमी को मेरे भाई, और आज पंचमी है, तो आज उनकी, जैसे आपने सुना होगा, बरसी, यानी 1 वर्ष पूरा होने पर जो हवन कराया जाता है वो है मेरे भाई। तो सुबह से हवन हुआ था 9 बजे तक, और आप लोग समझ ही सकते हैं कि माहौल कैसा होगा, और माता जी भी हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि उनकी सेहत कैसी होगी। लेकिन वो है ना, आपके कमेंट से मुझे जो है वो थोड़ा सा डर लगता है। कमेंट से कैसे? बहुत सारे बच्चे ये सुनने के लिए नहीं आए हैं जो मैं सुना रहा हूँ। बहुत सारों ने पैसा खर्च इसलिए नहीं किया है कि वो मेरी परिस्थिति को सुने, वो मेरी दिक्कतों को सुने। उन्हें उन्हें आज आज हो या कल हो, उन्हें क्लास से मतलब होता है। तो बस उस कमेंट से बचने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं, है ना। और इसमें आप लोगों को पता ही है कि आज मतलब किसी भी परिवार के लिए ये दिन कैसा होता है। खैर, छोड़िए इन सब बातों को, आते हैं मेरे भाई हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। अब मैं आपको ना हीरे वाले क्वेश्चन का पूरा हिसाब किताब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि हीरे वाले क्वेश्चन जो है, हीरे वाले क्वेश्चन मेरे भाई कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रतन की कीमत 2,30,400 रुपए है। बेटा कमेंट मत करना प्लीज, रिक्वेस्ट है, प्यार से समझना। एक क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया तो मेरे भाई चारों क्वेश्चन अगले आप लोग बहुत आसानी से कर देंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, देखिए मेरी बात को सुनिएगा। 48 ग्राम वजन वाले अर्ध कीमती रतन की कीमत कितनी है? तो आप कहेंगे 2,30,400 रुपए है। मुझे पता चल गया यहां से, यह 2 टुकड़ों में टूटा हुआ है। यानी नजारा कुछ ऐसा है कि एक बड़ा हिस्सा है जो कितने ग्राम का है? आप कहेंगे ये 48 ग्राम का है। ये 2 हिस्सों में टूटा गया है, मुझे नहीं पता ये हिस्से कितने कितने हैं बच्चे। उसने कहा है जिनके वजन का अनुपात जो है वो 5-7 दिया हुआ है, जिनके वजन का अनुपात जो है वो 5-7 आप लोगों को दिया हुआ है। अच्छा, इस 5 का मतलब क्या होता है? इस 5 का मतलब होता है कि मेरे भाई ये हिस्सा जो है वो 5 पार्ट का है, ये हिस्सा 7 पार्ट का है। अगर मैं दोनों हिस्से को जोड़ता हूं तो टोटल मेरे पास 12 पार्ट का हिस्सा बैठता है। लेकिन टोटल कितने पार्ट का दिया हुआ है? 48 ग्राम का दिया हुआ है, यानी 1 बराबर 4 के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 4 के आ जाएगा तो 5 बराबर किसके आएगा? यानी ये वाला जो हिस्सा होगा वो 20 ग्राम का होगा। 1 बराबर 4 के आ चुका है तो 7 बराबर ये वाला हिस्सा जो रहेगा वो 28 ग्राम का रहेगा। मेरे प्यारे दोस्त, ये 20 ग्राम का हिस्सा, ये 28 ग्राम का हिस्सा, दोनों हिस्से को जोड़ेंगे तो एक पूरा हिस्सा 48 ग्राम का बना होगा। क्या आपके समझ में ये बात आ चुकी है? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। अब आप देखिए थोड़ा आगे से, यदि कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी जितना वजन है ना उसके वर्ग के समानुपाती है कीमत, तो मेरे भाई जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसकी कीमत आएगी 400 रुपए। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो इसकी कीमत आएगी 784 रुपए। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो 50 से कितना कम? 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसकी कीमत आएगी 2304 रुपए। क्या बोला है उसने? उसने बोला है कीमत जो है वो वजन के वर्ग के समानुपाती है बच्चे, समानुपाती होती है बच्चे। तो अगर वजन का वर्ग 48 ग्राम है तो इसका वर्ग कर दूंगा तो क्या इसकी कीमत 2304 आ जाएगी। अगर इसका वजन 20 ग्राम है तो इसका वर्ग कर दूंगा तो क्या इसकी कीमत 400 आ जाएगी। इसका वजन 28 ग्राम है तो इसका वर्ग कर दूंगा तो क्या इसकी कीमत जो है वो 784 आ जाएगी। तो उसने पूछा है हानि कितने की हुई, हानि बताइए। मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन खत्म हो चुका है। टूटने से पहले हीरा कितने रुपए का था? तो आप कहेंगे 2304 का।
टूटने के बाद हीरा कितने रुपए का हो चुका है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे 1184 रुपए का। टूटने से पहले 2304 का था, टूटने के बाद 1184 का है। घाटा कितने का हो गया, तो आपने कहा 4 में से 4 गया 0, 10 में से 8 गया 2 और 22 में से 11 गया 11, यानी 1120 का घाटा हो गया। 1120 का मेरे भाई घाटा हो गया बच्चे। कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन ने कहा है 48 ग्राम वजन की कीमत 2,30,400 थी, मेरे हिसाब से कितनी है 2304। उसने कितनी दी है 2,30,400 दी है, तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 के बराबर हो जाएगी? अगर एक बराबर 100 है तो घाटा बराबर कितना हो जाएगा, 1,12,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? अभी बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, मैं दोबारा से एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश मेरे प्यारे दोस्त करेंगे। एक मेरे पास जो है 48 ग्राम का हीरा है, ये क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है। ये दो हिस्सों में टूट जाता है, मैंने इसे दो हिस्सों में टूट लिया। उन दोनों हिस्सों का अनुपात 5-7 आप लोगों को दिया हुआ है। मैंने देखा कि दोनों हिस्सों को मिला के मेरे हिसाब से 12 ग्राम बैठ रहा है, लेकिन है हीरा 48 ग्राम का, तो 1 बराबर 4 के आ जाएगा, तो 5 बराबर, यानी ये हिस्सा 20 ग्राम का होगा, ये हिस्सा 28 ग्राम का होगा। उसने कहा है वजन की वर्ग के बराबर जो है उसकी कीमत है, वजन के वर्ग के बराबर उसकी कीमत है। इसका वजन कितना है 48, इसका वर्ग कर दीजिए, इसकी कीमत आ चुकी है 2304। इसका वजन कितना है 20, इसका वर्ग कर दीजिए, इसकी कीमत आ चुकी है 400। इसका वजन कितना है 28, इसका वर्ग कर दीजिए, इसकी कीमत आ चुकी है 784। यानी कि टूटने से पहले हीरा 2304 रुपए का था, टूटने के बाद हीरा 1184 रुपए का रह गया है। तो मेरे भाई घाटा कितने का हो गया, इसमें से इसे घटा दो, घाटा 1120 रुपए का हो गया है। उसने कहा है 48 ग्राम हीरे की कीमत 2,30,400 है, यानी इसकी वैल्यू 2,30,400 दी है, तो एक बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर एक बराबर 100 है तो 1120 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,12,000 हो जाएगा। 2304 कहां से आया बेटा, इसके वर्ग के, ये देखो ना कीमत वजन के वर्ग के समानुपाती है। ये वजन है, इसका वर्ग कर देंगे, 48 का वर्ग 2304 होता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई आप लोगों को? तो आप कह देंगे क्लियर। अभी क्लियर नहीं हुई है तो एक बार मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा, बिल्कुल ऐसा ही है। आइए मेरे प्यारे साथी, 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस में आप लोग सब कुछ समझ जाएंगे। 20-28 कैसे आया बेटा, ये तोड़ना मैं बता देता हूं, यही कारण है कोर्स का लेट होने का। अगर 48 ग्राम कोई हीरा है और ये 5-7 के रेशो में टूटता है, 5-7 के रेशो में टूटता है, तो मेरे हिसाब से दोनों को मिलाकर कितना बैठ रहा है 12। दोनों को मिला के बैठना कितना चाहिए 48 बैठना चाहिए। क्या एक पार्ट की वैल्यू 4 के बराबर आ जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 4 के बराबर है तो 5 पार्ट क्या, ये 20 ग्राम का हीरा होगा। एक बराबर 4 है तो 7 बराबर ये 28 ग्राम का हीरा होगा। दोनों को जोड़ के 48 ग्राम बैठ रहा है, यानी ये वाला हीरा दो हिस्सों में अगर टूटता है 5-7 के रेशो में, तो एक हिस्सा 20 ग्राम होगा, एक हिस्सा 28 ग्राम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा और इस क्वेश्चन को करिएगा मेरे प्यारे दोस्त, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बहुत प्यार से करिएगा, है ना, परेशान मत होइएगा। जल्दी से बताइए, अर्ध कीमती का कोई मतलब नहीं है, अर्ध कीमती का कोई मतलब नहीं। आइए क्वेश्चन की तरफ आइए। एक हीरा 3 हिस्सों में टूट गया है, मुझे नहीं पता कि वो हीरा कितने का था, ये 3 हिस्सों में टूट चुका है। ये बड़ा हीरा है, ये 3 हिस्सों में टूट चुका है। इन 3 हिस्सों के वजन का अनुपात आप लोगों को दे रखा है 2, 3, 4, यानी कि ये हिस्सा 2 है, ये हिस्सा 3 है, ये हिस्सा 4 है। तो टूटने से पहले 4 और 3 7 और 2 9, क्या 9 ग्राम 9 यूनिट का एक बड़ा हिस्सा रहा होगा? अगर ये 9 यूनिट का बड़ा हिस्सा है तो मेरे भाई ये 3 हिस्सों में टूट चुका है। पहला हिस्सा 2 यूनिट, दूसरा हिस्सा 3 यूनिट, तीसरा हिस्सा 4 यूनिट। अब आगे क्या कह रहा है,
उसने कहा है हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब बराबर मान लीजिए, हीरे के वजन के, अगर इसका वजन का वर्ग करोगे, क्या टूटने से पहले हीरा 81 रुपए का रहा होगा? अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला हीरा कितने का रहा होगा? 4 रुपए का। ये वाला हीरा इसका वर्ग करेंगे तो 9 रुपए का, और ये वाला हिस्सा 4 का वर्ग करेंगे तो 16 रुपए का हीरा रहा होगा। यानी टूटने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं तो 16 और 9 25 और 4 29 रुपए के 3 हिस्से रह गए हैं। भाई साहब क्या दिक्कत आई है? टूटने से पहले हीरा 81 रुपए का था, टूटने के बाद हीरा 29 रुपए का रह गया है। घाटा कितने का हो गया? 11 में से 9 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 52 रुपए का घाटा हो चुका है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यदि ये हीरा टूटने पर 52,000 का नुकसान हुआ, उसने नुकसान कितने का दिया है? उसने नुकसान 52,000 का दिया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक पार्ट की वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो हीरे की मूल कीमत क्या थी? यानी वो 81 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मूल कीमत यानी टूटने से पहले की कीमत पूछना चाह रहा है, यानी 81 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है। अगर एक बराबर 1000 तो 81 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 81,000 हो जाएगा। 4 9 16 कहां से आया? अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे मेरे भाई, मतलब ऐसे मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसे मत करिए। मुझसे बिना बताए आगे चला नहीं जाएगा, और आप ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछेंगे तो बहुत नुकसान हम लोगों का हो रहा होगा। भाई उसने कहा है कि हीरे की कीमत इसके वजन के वर्ग के बराबर है। इसका वजन 2 है तो इस 2 का वर्ग करेंगे, इसकी कीमत 4 हो जाएगी। इसका वजन 3 है तो इसका वर्ग करेंगे, इसकी कीमत 9 हो जाएगी। इसका वजन 4 है तो इसका वर्ग करेंगे, इसकी कीमत 16 हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, तो ये कीमत आप लोगों को दी हुई है, वजन का वर्ग करने पर कीमत आएगी। वजन ये 9 है, इसका वर्ग करेंगे तो ये इसकी कीमत आ चुकी है। ठीक है, वो क्वेश्चन ने बोला है मेरे भाई, मैंने अपने पास से नहीं किया है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको हीरे वाले समझाए, अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन और आएंगे बच्चे, अभी आपके सामने 2 क्वेश्चन और आएंगे, उन दोनों क्वेश्चन को मेरे भाई करना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 133, क्वेश्चन नंबर 133, घटाया क्यों? मेरे भाई आप मुझे बताइए, कोई चीज आपकी 50 रुपए की है और बाद में वो 20 रुपए की बच गई, तो मुझे बताइए घाटा कितने का हुआ? घाटा कितने का हुआ मेरे भाई, है ना? अगर कोई चीज 50 रुपए की है और बाद में 20 रुपए की बच गई है तो 30 रुपए का घाटा होगा, आपको क्लियरली पता चलना चाहिए। तो घटाना क्यों है ये आपको क्वेश्चन के देखने से पता लग जाएगा। पहले कीमत 81 थी, अब 29 रह गई है, भाई घाटा हुआ है, और घाटा उसने 52,000 का दिया हुआ है, मेरे हिसाब से 52 रुपए का घाटा हुआ है। आइए क्वेश्चन नंबर 133 बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। पहले ही बोल दिया है जितना वजन है उसका वर्ग करना, तो हीरे की कीमत आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, आप क्या कहना चाह रहा है? हीरे की कीमत 6,084 रुपए है, यानी हीरे की कीमत 6,084 रुपए है। 3 टुकड़ों में काटा गया है जिसके वजन का अनुपात 3:2:1 है। यानी हीरे को 3 टुकड़ों में काटा गया है, हीरे को 3 टुकड़ों में काटा गया है जिनके वजन का अनुपात आपको 3:2:1 दिया हुआ है। ये हिस्सा कितने का है? 3 यूनिट का है, ये हिस्सा 2 यूनिट का है, ये हिस्सा 1 यूनिट का है। तो 3 और 2 5 और 1 6, क्या टूटने से पहले हीरा 6 यूनिट का रहा होगा? उसने कहा है कि जितना वजन है ना उसका वर्ग करने पर कीमत आ जाएगी। तो इसका वर्ग करेंगे 9 आएगी, इसका वर्ग करेंगे 4 आएगी, और इसका वर्ग करेंगे 1, और इसका वर्ग करेंगे तो ये टूटने से पहले कीमत होगी। 9 और 4 13 और 1 14, ये टूटने के बाद कीमत होगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है हीरे की कीमत 6,084 है, यानी टूटने से पहले 6,084 दी हुई है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है घाटा कितने का होगा, हानि कितने की होगी। 36 की कोई चीज थी, अब 14 की रह गई, कितने का घाटा हो गया? 22 का घाटा हो गया, 22 का घाटा हो गया। अगर 36 बराबर इतना तो 1 बराबर कितना आएगा? 6 से काटेंगे 6 बार,
6 से काटेंगे मेरे भाई, 6 एकम 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, 6 एकम 6, 4 बचेगा, 6 छंग 36, 6 नाम 54 हो जाएगा। तो 1 बराबर 169 है, तो 22 बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे यूनिट डिजिट 8 आ रहा है, तो यूनिट डिजिट इसमें 8 नहीं है। आंसर 11 का मल्टीपल है, 6 3 9 8 7 15 नहीं है। 3 और 1 4, 8 7 15, 15 में से 4 गए, 11 का मल्टीपल है। 3 और 1 4, 8 5 13, 11 का मल्टीपल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। घाटा पूछेगा, घाटा निकाल देंगे। टूटने से पहले 36 का था, टूटने के बाद 14 का रह गया है, यानी कितना घाटा हो गया है? तो आप कहेंगे 22 का घाटा हो गया है, 22 का घाटा हो गया है मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ गई। एक और क्वेश्चन है हीरे टूटने वाला, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हीरे टूटने का मेरे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। फटाफट से इसका जवाब आप लोग, नहीं एक और है इसके बाद, उसके बाद जो है वो पृथ्वी वाले क्वेश्चन चलेंगे। जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त, सब दोस्त बताएंगे, चाहे वो कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो मेरे भाई, चाहे वो मेरे दोस्त एचसीएम की तैयारी कर रहा हो, एडब्ल्यूओ टीपीओ की तैयारी कर रहा हो बलक, और चाहे कांस्टेबल या ड्राइवर साथी हो, सब बच्चे इस बात का जवाब देंगे। 22 कहाँ से आया भाई? मेरे 36 का कोई समान है और आपका वो 14 का रह गया है, तो कितना घाटा हो गया? 36 में से 14 घटाएंगे इज इक्वल टू घाटा आएगा। बताइए। 1,12,000 कहाँ से आया? बार बार कॉपी पेस्ट किए जा रहे हो। 1,12,000 कहाँ से आया? 1,12,000 बेटा ये सामान था कितने का? 2304 का। अब कितने का रह गया है? 1184 का। कितना घाटा हो गया? इसमें से इसे घटा देंगे, 1120 का घाटा हो गया। अगर 1 बराबर 100 आया है तो 1120 बराबर कितना आएगा? गुणा कर दो, 1,12,000 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे मेरे प्यारे दोस्त। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, एक हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी फिर से वही दी हुई है, जितना वजन है उसका वर्ग कर देंगे तो उसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, एक बार यह हीरा वजन के 4 3 2 के अनुपात में टूट गया, 4 हिस्सों में टूट गया है मेरे भाई। पहला हिस्सा 4 है, दूसरा हिस्सा 3 है, तीसरा हिस्सा 2 है, चौथा हिस्सा 1 है। यानी टूटने से पहले अगर मैं आपसे पूछूं तो टोटल हीरा कितने यूनिट का रहा होगा? 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। टूटने से पहले हीरा 10 यूनिट का रहा होगा और वो 10 यूनिट 4 हिस्सों में टूट गई होंगी इस तरीके से। अब उसने कहा है कि वजन का वर्ग करिए, तो इसकी कीमत 100 रुपए आ जाएगी। यानी टूटने से पहले इसकी कीमत 100 रुपए रही होगी, इसकी कीमत टूटने के बाद 16 हो गई होगी, इसकी 9 हो गई होगी, इसकी 4 हो गई होगी, इसकी 1 हो गई होगी। यानी कि मेरे भाई 16 और 9 25, 4 29 और 1 30। अब एक बात मुझे बताइए, अगर 100 रुपए की कोई चीज थी और केवल 30 रुपए की रह गई है, तो क्या आप मुझे नहीं बता सकते कि हानि जो रही होगी वो 70 रुपए की रही होगी? अब क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा, थोड़ा सा आगे। जब टुकड़ों को बेचा गया तो व्यापारी को उस हीरे के एक नग की कीमत से 63,000 कम मिले। उस एक कीमत से 63,000 कम मिले, यानी 63,000 का जो है वो घाटा हो गया। मेरे हिसाब से 70 का घाटा हो रहा है, उसने कहा है 63,000 का घाटा हो गया है। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे एक पार्ट की वैल्यू 900 आ जाएगी। तो उसने कहा है हीरे की मूल कीमत ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है, वो 100 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 900 तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, प्लीज रिक्वेस्ट है सारे बच्चे इस बात का जवाब दे देंगे, सारे बच्चे इस बात का जवाब दे देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे इस बात का जवाब देंगे, जल्दी से बता दीजिए फटाफट। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन ने क्या कहा है? संगमरमर की कीमत अपने भार के वर्ग के समानुपाती बदलती है, यानी जितना उसका वजन है उसके वर्ग कर देंगे तो कीमत आ जाएगी। संगमरमर 3 टुकड़ों में टूटता है जिसमें भार का अनुपात 3 4 5 दिया हुआ है बच्चे। यदि संगमरमर भार अनुसार 3 बराबर भागों में टूट जाता तो 1800 रुपए का नुकसान होता है। यानी कि हानि दी हुई है आप लोगों को, और मेरे भाई वास्तविक संगमरमर का
मूल्य पूछा है, यानी बिल्कुल सेम एज पिछला वाला। हानि दी हुई थी और आपसे मूल कीमत पूछी थी, बिल्कुल सेम जो है वो कौन सा वाला, पिछला वाला। तो ये सेम एज 134, बिल्कुल 134 की तरह है। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, एक क्वेश्चन आपके हवाले करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब थोड़ा सा इनको थोड़ा सा समझिएगा बच्चे। हाँ, हमेशा स्क्वायर ही होगा। अगर घन बोलता है तो घन करेंगे, स्क्वायर बोलता है तो स्क्वायर करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं बोलता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलता है, तो वही रहने देंगे। ठीक है, उसमें ना लाभ होता है ना हानि होती है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, किसी नीले और पीले रंग के चित्र में, एक नीले रंग का चित्र है ये भाई साहब पूरा, ये नीले रंग का चित्र है, ये नीले रंग का चित्र है मेरे भाई, और ये दे रखा है नीचे पीले रंग का चित्र दे रखा है। किसी नीले और पीले रंग के चित्र में नीले और पीले रंग का प्रयोग 4:3 के अनुपात में क्रम से किया जाता है। यदि ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 है, 2:3 है, यानी इस हिस्से में आप मानिए नॉर्थर्न हेमिस्फेयर में जो रेशो दिया हुआ है वो 2:3 दिया हुआ है, तो निचले हिस्से में आपसे पूछा है इन दोनों हिस्से को मिलाकर पृथ्वी बनी होगी। ऐसा कुछ आप थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में मान लीजिए, ऐसा कुछ थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में मान लीजिए मेरे भाई। ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात जो है वो 2:3 दिया हुआ है, और निचले हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात आप लोगों से पूछा गया है नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को मिला के टोटल पृथ्वी बनी होगी। दिमाग में ऐसी इमेज दोस्त बना लीजिए। अब आप यहां लिखिए, यहां नीला रंग लिखिए, यहां पीला रंग लिखिए। नीले और पीले रंग का अनुपात आप लोगों को दिया है और वही पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं क्या कहूं, पृथ्वी की बात करता हूं, पूरे हिस्से की बात करता हूं, पूरे हिस्से की बात करता हूं भाई, पूरे हिस्से की बात करता हूं, पूरा हिस्सा। और मेरे भाई पूरे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात क्या दिया हुआ है पूरे हिस्से में, तो आप कहेंगे पूरे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। अच्छा, मैं आपसे कहूं कि ऊपरी हिस्से में क्या दिया हुआ है, ऊपरी हिस्से में, तो आप कहेंगे ऊपरी हिस्से में जो है वो 2:3 का अनुपात दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या है, निचले हिस्से में प्यारे दोस्त आप लोगों से नीले और पीले रंग का अनुपात आपसे पूछा है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है, एक क्वेश्चन समझना, ऐसे ही 2 क्वेश्चन अगले हैं, उनसे सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। मेरे प्यारे दोस्त, एक ये पूरा सर्किल दिया हुआ था, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये बीच में 2 पार्ट मैंने डिवाइड कर दिया। ऊपरी हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 2:3 दिया हुआ है, पूरे हिस्से में नीले और पीले रंग का अनुपात 4:3 दिया हुआ है। निचले हिस्से में, इस वाले हिस्से में आपसे नीले और पीले रंग का अनुपात पूछा है। अब ध्यान से सुना। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं अगर मैं पूरे हिस्से और ऊपरी हिस्से का अनुपात आपसे पूछूं तो क्या होगा? भाई पूरा हिस्सा 2 पार्ट को मिला के बना होगा और ऊपरी हिस्सा 1 पार्ट है, तो क्या इनका रेशो 2:1 होगा? ये बात आपको समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, अगर ऊपरी हिस्से में टोटल कलर की बात करूं तो टोटल कलर कितना है? 7 है। 4 और 3 कितना है? 7 है। अगर निचले ऊपरी हिस्से में बात करूं तो टोटल कलर कितना है? 5 है। अगर मेरे प्यारे दोस्त दोनों का रेशो देखूं तो 7:5 बैठ रहा है, पर यहां कितना दिया हुआ है? यहां 2:1 दिया हुआ है। यहां कितना दिया हुआ है? यहां 2:1 दिया हुआ है। इंग्लिश इसकी अभी काट देना मेरे भाई, इंग्लिश में गड़बड़ी लिखी होगी। यहां कितना करना है? हमें 2:1 करना है मेरे भाई। तो इसका मतलब हमें इन्हें पहले बराबर करना होगा। सबसे पहला काम है 5 की गुणा यहां करिए, 7 की गुणा यहां करिए। दोनों बराबर हो चुके हैं तो 5 की गुणा यहां कर दीजिए, 5 की गुणा यहां कर दीजिए। अगर 7 की गुणा यहां हुई है तो 7 की गुणा यहां, 7 की गुणा यहां। कोई दिक्कत? क्या ये दोनों बराबर हो चुके हैं? अब रेशो आप कहेंगे बिल्कुल हो चुके हैं। हमें रेशो बनाना है 2 और 1 का, यानी ऊपर वाले में 2 की गुणा करिए, नीचे वाले में 1 की गुणा करिए। ऊपर वाले में 2 की गुणा करिए और नीचे वाले में 1 की गुणा करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। क्या कोई दिक्कत?
अब आप रेशो चेक करेंगे तो 35 से 35 कट गया, क्या रेशो 2:1 बन गया? वह हमें भी 2:1 बनाना था, हमें भी 2:1 बनाना था मेरे भाई। ये समझिए अगर पूरे पार्ट में से 5 चौक 20 दूनी 40 में से मैं 14 को घटा दूं, 5 चौक 20 दूनी 40 में से मैं 14 को घटा दूं, 14 को घटा दूं, तो क्या आप कह सकते हैं निचला हिस्सा 26 का आ जाएगा? निचला हिस्सा 26 का आ जाएगा। पूरे पार्ट में से, इस पूरे पार्ट में से 5 तिया 15 दूनी 30 में से ऊपरी पार्ट 21 को घटा दूं, क्या निचले पार्ट में 9 आ जाएगा? आ जाएगा। तो मेरे भाई निचले पार्ट में नीले और पीले का अनुपात क्या होगा? 26:9 हो जाएगा। परेशान मत होना, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा, मैं समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये कोई एक पूरा पार्ट है, ये एक कोई पूरा हिस्सा है, वो अर्थ भी हो सकती है, वो खाली एक पूरा पार्ट भी हो सकता है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये इसका ऊपरी हिस्सा है और ये इसका निचला हिस्सा है, ये इसका निचला हिस्सा है, ये अपर पार्ट है, ये इसका लोअर पार्ट है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आप लोगों से यह कहता हूं कि पूरे हिस्से का और ऊपरी पार्ट का रेशो मुझे बताइए कि ऊपरी पार्ट का रेशो क्या हो जाएगा? जब ये दोनों बराबर बराबर है तो रेशो 1:1 हो जाएगा। यानी कि मेरा भाई पूरे हिस्सा निकालना है, पूरा हिस्सा दोनों को मिला के बना होगा, यानी पूरे हिस्सा 2 होगा। ऊपरी पार्ट 1 है तो यहां इन दोनों का रेशो 2:1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं भैया जी ऊपरी और निचले पार्ट का रेशो बताइए, ऊपरी और निचले पार्ट का रेशो बताइए, तो आप कहेंगे जी ऊपरी पार्ट 1 है, निचला पार्ट 1 है, दोनों का रेशो 1:1 हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये 2:1 कहां से आया है? दोनों पार्ट को मिलाएंगे 2 हिस्से बनेंगे पूरे हिस्से में, और ऊपरी पार्ट का 1 हिस्सा है। ध्यान से सुनना, यहां क्वेश्चन ने कहा है कि पूरे हिस्से में नीले और पीले कलर का अनुपात 4:3 है, ऊपरी हिस्से में नीले और पीले कलर का अनुपात 2:3 है, और निचले हिस्से में मुझे नीले और पीले कलर का अनुपात मुझे बताना है। मैंने देखा भाई टोटल कितना बैठ रहा है? 7। टोटल कितना बैठ रहा है? 5। पूरे हिस्से और ऊपरी हिस्से का अनुपात तो 2:1 होना चाहिए, लेकिन जब मैं इन्हें देखता हूं तो यहां अनुपात 7:5 बैठ रहा है। तो मुझे सबसे पहले इन्हें बराबर करना होगा। 5 की गुणा यहां, 7 की गुणा यहां, 5 की गुणा पूरे में, 7 की गुणा यहां। ये भी 35 हो चुका है, ये भी 35, दोनों बराबर हो चुके हैं, लेकिन हमें बनाना है 2:1, यानी ऊपर में 2 की गुणा और नीचे में 1 की गुणा। पूरे में 2 की गुणा, नीचे में पूरे 1 की गुणा। पूरे हिस्से में से ऊपरी हिस्सा घटा दोगे तो निचला हिस्सा आ जाएगा, पूरे हिस्से में से ऊपरी हिस्सा घटा दोगे तो नीचा हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऊपरी और निचले हिस्से को दोनों को जोड़ोगे तो पूरा हिस्सा बनेगा। 26 और 14 40 हो जाएगा, 9 और 21 30 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, अभी आपके समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन पे आइए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है भाई साहब, दिमाग में पूरी तरीके से सटीक बैठ जाएगा अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ लिया। सर सिलेबस कब तक पूरा हो जाएगा? 5 महीने के लिए बोला है, 5 महीने में। ठीक है, 5 महीने के लिए बोला है। थोड़ा सा पीछे हट जाएगा क्योंकि मतलब समझा रहा हूं चीजों को, थोड़ा सा पीछे खिंच जाएगा, पर ज्यादा टाइम नहीं लेगा। लेकिन इस सिलेबस को करने के बाद आप लोगों को केवल और केवल प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बराबर क्यों बनाया है? बराबर बनाया है बेटा इस रेशो में बनाने के लिए। सबसे पहले एक रेशो को दूसरे रेशो में बदलने के लिए उन्हें बराबर करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है बच्चे। 1/2 क्यों कर देंगे? क्या पूरा हिस्सा 1 पार्ट है, ऊपरी हिस्सा 2 पार्ट है? नहीं ना, पूरा हिस्सा 2 पार्टों से मिलकर बना है, ऊपरी हिस्सा 1 पार्ट है, इसलिए 2:1 करना पड़ेगा। देखिए बाकी की चीजें इस पॉइंट में क्लियर होंगी। अभी मतलब बेसिक क्वेश्चन आप लोगों के क्लियर नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप इसे ये कह के नहीं टाल सकते ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाते, ये कह के बिल्कुल नहीं टाल सकते। ये क्वेश्चन पेपर के ही है मेरे भाई,
तो आपको अगर नहीं आते हैं तो समझना होगा। 3-1 ले तो तब भी यही आंसर आएगा। सर क्या बेटा 3-1 लेंगे क्यों? कहीं 3 हिस्से बन रहे हैं क्या? 3 हिस्से बन रहे हैं? नहीं बन रहे ना, तो फिर 3-1 क्यों लेंगे मेरे भाई? यहां देखो, यहां क्लियर होंगी चीजें। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और जल का अनुपात। पृथ्वी, यहां पृथ्वी लिखा हुआ है, पृथ्वी की पूरी सतह यानी पूरा हिस्सा, पूरा हिस्सा यहां दिया हुआ है। अगर पूरे हिस्से पे मैं बात करूं, पूरे हिस्से पे मैं बात करूं तो भूमि और जल का अनुपात आप लोगों को क्या दिया हुआ है? भूमि और जल का अनुपात जो है वो 3:4 आप लोगों को दिया हुआ है पूरे हिस्से पे अगर मैं बात करूं। अब देखना बच्चे, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध मतलब ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है, ऊपरी हिस्से की बात कर रहा है मेरे भाई। ऊपरी हिस्से में भूमि और जल का अनुपात क्या दिया है? 7:9। अच्छा, क्या मुझे आगे का बिना देखे, क्या मुझे इन दोनों का रेशो आप लोग बता सकते हो? पूरी पृथ्वी में कितने पार्ट होते हैं? पूरी पृथ्वी में 2 पार्ट होते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। क्या पूरी पृथ्वी 2 पार्टों से मिलकर बनी है? ऊपरी हिस्सा 1 पार्ट से मिलकर बना है। क्या इन दोनों का रेशो 2:1 होगा? हमें कुल मिला के 2:1 में बदलना होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने देखा इन दोनों को जोड़ा तो 7 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 16 आया। क्या ये दोनों 2:1 के अनुपात में है? आपने कहा जी नहीं है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त हमें इन्हें बराबर करना होगा। 16 की गुणा यहां करनी होगी, 7 की गुणा यहां, 16 की गुणा यहां करिए, 16 की गुणा यहां करिए, 7 की गुणा यहां करिए, 7 की गुणा यहां करिए। कोई दिक्कत? क्या अब ये दोनों बराबर हो चुके हैं? जैसे ही ये दोनों बराबर हो, ऊपर वाले में 2 की गुणा, नीचे वाले में 1 की गुणा। अब आप रेशो निकाल के देखिए ना मेरे प्यारे दोस्तों, 112 से 112 कट गया, रह गया ना 2:1 का रेशो। तो मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं ऊपर वाले में 2 की गुणा तो यहां भी 2 की गुणा, और नीचे वाले में 1 की गुणा, तो यही रहेगा। अच्छा ये बताइए, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी में से अगर ऊपरी पार्ट को हटा दूं तो क्या निचला पार्ट बचेगा? दक्षिणी गोलार्ध बचेगा। और दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और जल का अनुपात निकालना है तो इसमें से इसे घटा दो। आपने कहा 16 तिया 48 दूनी 98, 48 दूनी 96, 16 दूनी 32 तिया 96, 96 में से 49 जाएंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? आप कहेंगे 47। 96 में से 49 जाएंगे तो कितना? कहीं गड़बड़ी हुई है क्या हम लोगों से? 3-5 दिया हुआ। अच्छा ये 3-5 दिया हुआ है, 3-5 होगा बेटा, उससे तो आंसर गलत आएगा। इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है, सॉरी है ना, ये टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई। आज मुझे देखने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि आज सुबह से पूजा पे था और इन्होंने चेक नहीं करी है। 3-5 हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट जरूर समझ गए होंगे। 3-4 लेंगे तो ये आंसर आपके सामने आ जाएगा। पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा दीजिए तो आपके पास दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त अब इस रेशो से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, पूरी पृथ्वी पर रेशो क्या दिया हुआ है? 3-5 दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध पे रेशो क्या दिया है? 7-9 दिया हुआ है। जब मैंने देखा तो ये 8 पार्ट बैठे, ये जोड़ा तो 16 पार्ट, यानी ये 1-2 का रेशो बन रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले मैंने इन्हें बराबर किया, बराबर हो गए तो 2 की गुणा यहां करी, 2 की गुणा यहां कर दी। अब मुझे रेशो 2:1 बनाना है तो यहां 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां 1 की। बन गया ना 2:1, तो यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां भी 2 की मल्टीप्लाई करनी होगी, यहां 1 की करनी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पूरी पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध घटा दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 में से 7 गया तो दक्षिणी गोलार्ध 5 आएगा। 5 दूनी 10 दूनी 20 में से 9 घटा दीजिए तो दक्षिणी गोलार्ध 11 आएगा। तो क्या आप कह सकते हैं, क्या आप कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध पे भूमि और जल जो रहेगी वो 5-11 रहेगी? ठीक है मेरे भाई, तो मेन खेल जो है इस रेशो का है। अगर आपसे कहा जाए ऊपरी हिस्सा और निचले हिस्से का रेशो 1:1 होगा। अगर आपसे कहा जाए पूरे हिस्से का, हाँ, अगर आपसे कहा जाए पूरे हिस्से का अपॉन ऊपरी हिस्से का रेशो 2:1 होगा। अगर आपसे कहा जाए निचले हिस्से का अपॉन पूरे हिस्से का रेशो 1:2 होगा। पूरा हिस्सा मतलब दोनों पार्ट और एक हिस्सा मतलब एक पार्ट। ठीक है, चीजें समझ में आई? तो आपने कहा जी चीजें समझ में आ गई हैं। इसका आंसर मुझे दीजिए। पहले रेशो चेक कर लो, क्या पूरा आपको दिया हुआ है रेशो?
पृथ्वी की संपूर्ण सतह पर भूमि और जल का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में भूमि और जल का अनुपात 2:7 है। दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और जल का अनुपात जो है वो 3:2 है। तो ज्ञात कीजिए दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में जल और भूमि का अनुपात क्या होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई कर लेना मेरे भाई। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पृथ्वी की पूरी सतह पर दिया हुआ है संपूर्ण, तो 2:1 में इसे बदल लेना है मेरे भाई। ऊपर वाले पूरे हिस्से में से नीचे वाला घटा देंगे तो दक्षिणी गोलार्ध का आ जाएगा। फिर उस दक्षिणी गोलार्ध को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना, आधा क्षेत्र दे रखा है ना, उसे फिर 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। जो काम आपने यहां किया है वो एक बार फिर आप लोगों को यहां करना है। अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो फिर मुझे बता देना, ठीक है मेरे भाई, मैं इसे करा दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि कोशिश जरूर करनी चाहिए। मैथ सीखने की एक यही कला है, जितनी बात मैं आपको समझाने में लगा रहा हूं उतनी देर में तो ये क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त उस चीज का कोई फायदा नहीं है जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे, जब तक आप पेन नहीं चलाएंगे। आप, मैं ये कहना चाह रहा हूं, आप कोशिश करिए। अगर मैं कोई क्वेश्चन आपको दे रहा हूं तो जस्ट इसलिए दे रहा हूं कि जिससे कि आप पेन चलाएं। अगर मैं आपको इसके अंदर लेके आया हूं पीडीएफ के अंदर तो कराने के लिए लेके आया हूं, कराने के लिए लेके आया हूं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक बार आपको चीजें समझनी होंगी, चीजें समझनी होंगी मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अभी करा दो, हाँ मैं करा देता हूं इस क्वेश्चन को। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूं, ये हालात आपको बहुत पीछे ले जाएंगे, बहुत पीछे ले जाएंगे। ये जो आपकी एक्टिविटी है ना, मैं तो भाई करा ही दूंगा, मैं तो करा ही दूंगा। अगर मैं आपके सामने लेके आया हूं तो दोस्त मैं कराने के लिए ही लेके आया हूं। लेकिन आप जो है, आप चीजों को जब तक नहीं करेंगे तब तक कुछ होगा नहीं। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे भाई इस तरीके का, ठीक है। जब आप नहीं मानना चाह रहे हैं तो सीखिए, अगर आपने ठान ही लिया है तो सीखिए मेरे भाई चीजों को, है ना। मैथ मजबूत होने का एक ही तरीका है, अगर मैं 2 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अगर मैं सीट में लेके आ रहा हूं तो आप लोगों को घर के लिए दे रहा हूं तो वो घर ही सॉल्व करना पड़ेगा। खैर अब मैं इसे करा ही देता हूं, अब आप ध्यान से समझ लीजिए, है ना। पर मैं कह रहा हूं जितनी जल्दी इन चीजों को छोड़ दोगे ना उतनी जल्दी भाई साहब फायदे में रहोगे। समझिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, पृथ्वी की संपूर्ण यानी पूरा हिस्सा भूमि और जल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर का हिस्सा, ऊपरी हिस्से पे अनुपात क्या दिया हुआ है, 2:7 दिया हुआ है। क्या इंग्लिश में भी वही रेशो दिया है, आपने कहा जी बिल्कुल दिया हुआ है। क्या अगर पृथ्वी में से उत्तरी घटा दूंगा तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा, निकालिए। क्या पूरी पृथ्वी 2 पार्ट से मिलकर बनी होती है, क्या उत्तरी गोलार्ध 1 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी 2:1 के रेशो में हमें बदलना होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां देखूं तो पूरा हिस्सा कितने का है, 2 और 1 3 का है। यहां देखूं तो पूरा हिस्सा कितने का है, 7 और 2 9 का है, 7 और 2 9 का है। बराबर करने के लिए 3 की गुणा करेंगे, तो 3 की गुणा मेरे प्यारे दोस्त यहां करिए, 3 की गुणा यहां करिए। क्या ये बराबर हो चुके हैं, आपने कहा जी बराबर हो चुके हैं। जब ये दोनों बराबर हो चुके हैं तो इसमें 2 की गुणा करिए, इसमें 1 की गुणा करिए, 2 की गुणा करिए, 1 की गुणा करिए। देखिए ना रेशो आ गया ना 2:1। तो मेरे भाई 2 की गुणा यहां करिए, 2 की गुणा यहां करिए, और 1 की गुणा यहां करेंगे, 1 की गुणा यहां, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा एक बात बताइए, पृथ्वी पर भूमि कितनी है, 3 दूनी 6, उसमें से उत्तरी गोलार्ध पर 2 है तो 6 में से 2 गया तो दक्षिणी गोलार्ध पे कितनी रह जाएगी, 4। 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 7 गया 5। क्या ये दक्षिणी गोलार्ध पे आ चुका है, 4 5। अब आगे क्या कहा है, उसने कहा है दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में भूमि और जल, यानी इस बार उसने क्या किया, इस बार दक्षिणी गोलार्ध उसने पूरा बना दिया। इसके आधे क्षेत्र पर, ये ऊपरी पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध का, ये निचला पार्ट है दक्षिणी गोलार्ध का, और ये पूरा मिला के क्या है, ये पूरा मिला के दक्षिणी गोलार्ध है। मेरे भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो, दक्षिणी गोलार्ध के आधे क्षेत्र में, यानी ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, इसके आधा क्षेत्र ऊपरी पार्ट होगा,
इसका निचला क्षेत्र, आधा क्षेत्र जो होगा वो निचला पार्ट होगा। तो पूरे दक्षिणी गोलार्ध में पूरे हिस्से में कितना है, पूरे हिस्से, अगर मैं पूरे हिस्से में रेशो पूछूं, पूरे हिस्से में भूमि और जल का रेशो पूछूं दक्षिणी गोलार्ध के, तो आप कहेंगे 4-5 दिया हुआ है। और आधे हिस्से में यानी ऊपरी हिस्से में कितना दिया हुआ है मेरे भाई, तो आप कहेंगे आधे हिस्से में 3-2 दिया हुआ है, 3-2 दिया हुआ है। फिर से मुझे बताइए, पूरा हिस्सा मतलब 2 पार्ट, आधा हिस्सा मतलब ऊपरी पार्ट मतलब 1 पार्ट, यहां भी बदल लीजिए, 5 और 4 9 हो जाएगा मेरे भाई, 3 और 2 5 हो जाएगा। यहां 5 की गुणा करिए, यहां 9 की गुणा कर दीजिए, यहां 5 की गुणा करिए, यहां 5 की गुणा करिए, यहां 9 की गुणा करिए, यहां 9 की गुणा करिए, हो गए क्या बराबर। इसमें 2 की गुणा कर दीजिए मेरे भाई, और नीचे वाले में 1 की गुणा कर दीजिए, नहीं बदलेगा। तो आप मुझे यह बता दीजिए, 5 चौक 20 दूनी 40 में से 27 जाएंगे तो कितना बचेगा, क्या आधे क्षेत्र में 13 आ जाएगा। यहां देखेंगे 5 पंजे 25 दूनी 50 में से 18 जाएगा, तो आप कहेंगे आधे क्षेत्र में 32 आ जाएगा, यानी आंसर 13/32 आ जाएगा। बस अंतर इतना था कि हमें 2 बार ये प्रोसेस लगाना था जो हमने यहां सीखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को समस्याएं आई होंगी और वो मुझे लाइव से दिख रहा है। इस क्वेश्चन पे कम से कम 300-400 लोगों ने क्लास छोड़ी है, 300 से 400 लोगों ने क्लास छोड़ी है। आप ये समझिए ये कंपटीशन है, ये अपने आप से ही निर्धारित कर लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है। मेरे भाई मैं अपने पास से थोड़ी ना बना के लाया हूं, ऐसी कोई किताब नहीं बनी जिसमें ये क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त बस पढ़िए, अगर मैं थोड़ा सा एफर्ट्स डालने के मन में है मेरे में, तो आप भी उस एफर्ट्स को समझिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आप भी करिए। मैं बस ये चाहता हूं कि आपसे क्वेश्चन ना छूटे। और ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस का तजुर्बा नहीं है, लास्ट 2 दिल्ली पुलिस का बेहतरीन तजुर्बा है, बेहतरीन तजुर्बा, बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का लास्ट वाले का बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है। ड्राइवर वाले पार्ट में मैं नहीं था पिछली बार, लेकिन मैं कहता हूं ड्राइवर वाले बच्चे घबराना नहीं है, ज्यादा पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है। ये मौका बार बार नहीं आएगा कि आप ड्राइवर का पेपर दे पाओ, लेकिन जब पेपर दे पा रहे हो तो उस बार सारा सब कुछ पढ़ के जाओ। मैं बस ये कहने की कोशिश आपसे कर रहा हूं। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोगों का बचा हुआ है। जो आप रेशो का पार्ट कह रहे थे, दूध और पानी वाला कह रहे थे, वो मैं आपको मिक्सचर में कराऊंगा। मिक्सचर एंड एलिगेशन में रेशो वाले तरीके से ही दोस्त कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। हाँ, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसा देने की कोशिश करता हूं भाई साहब, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है और इस क्वेश्चन के तरीके बहुत बहुत बड़े यूट्यूब पर कराए गए हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूं तो इसका एक बहुत साधारण सा तरीका होता है जिसे मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, थोड़ा आराम से पढ़िएगा। पहले जो क्वेश्चन कह रहा है उसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वास्तव में आपको क्वेश्चन में करना क्या था। ध्यान से सुनिएगा। पिछले वर्ष एक्स और वाई की अनुपात, यानी 2 व्यक्ति हैं एक्स और वाई, लास्ट ईयर की बात चल रही है, पिछले ईयर की बात चल रही है। इन दोनों के इनकम का रेशो था 4:5। कोई दिक्कत? ये दिया हुआ है मेरे भाई, तो आपने कहा जी बिल्कुल यही दिया। फ्रूट्स वाले क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में कराऊंगा, फ्रूट्स वाले क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में कराऊंगा, कंजप्शन के क्वेश्चन जो है वो परसेंटेज में कराऊंगा। बहुत सारा पार्ट इसका किस में होगा? परसेंटेज में होगा। ठीक है, जितना पार्ट यहां जरूरी था उतना पार्ट अभी कराऊंगा मेरे भाई। ठीक है, आप टेंशन मत लो, कुछ भी छूटेगा नहीं, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। उसने कहा है, आगे बोला है, पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय का अनुपात है। पिछले वर्ष यानी लास्ट ईयर और इस वर्ष यानी प्रेजेंट ईयर, उनकी अपनी आय का अनुपात दिया हुआ है। पहले का दिया हुआ है 3:4 और दूसरे का दिया हुआ है 2:3। ध्यान से समझना, बस यही पॉइंट मुझे समझाना, इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपसे यह कह रहा हूं, क्वेश्चन ने आपसे कहा है मेरे भाई, मिल्क और वाटर, सचिन कुमार मेरे भाई, मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन में कराऊंगा।
लास्ट ईयर एक्स और वाई की इनकम का रेशो 4-5 दिया हुआ है। लास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर देखिए ना, यहां पिछले वर्ष से इस वर्ष उनकी अपनी आय का अनुपात, पिछले वर्ष से इस वर्ष यानी लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर इनकी अपनी आय का अनुपात 3-4 और 2-3 दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, अब देखिए मेरे भाई ध्यान से सुन, यदि उनकी वर्तमान आय का योग 15,400 है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी होगी। आपने एक बात महसूस की है, आपने एक बात महसूस की है, वो कौन सी बात है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। आपने कहा जी लास्ट ईयर इसकी इनकम 4 थी, यहां लास्ट ईयर इसकी इनकम 3 आ रही है, ये कैसे पॉसिबल है। जब दोनों ही लास्ट ईयर की इनकम है तो ये तो बराबर होनी चाहिए थी। यहां लास्ट ईयर इसकी इनकम 5 है, यहां लास्ट ईयर इसकी इनकम 2 है, ये कैसे पॉसिबल है। यहां जिसकी लास्ट ईयर, दोनों की लास्ट ईयर की इनकम ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी आपस में। तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। अच्छा मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, 3 और 2 का एलसीएम क्या 6 आएगा, 6 की गुणा यहां कर दो, 6 की गुणा यहां कर दो। अब देखना मैं बराबर कैसे करता हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, उस एलसीएम की गुणा यहां कर देनी है। क्या आप समझ पा रहे हैं कि इसकी लास्ट ईयर की इनकम 24 हो गई है। अगर इसकी 24 है तो इसे 24 बनाने के लिए 8 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 8 की गुणा नीचे करनी पड़ेगी। इसकी लास्ट ईयर की इनकम यहां भी 24 थी, यहां भी 24 है, मामला सेट बैठ चुका है। अगर इसकी लास्ट ईयर की इनकम यहां 30 थी तो इसे 30 बनाने के लिए 15 की गुणा करनी पड़ेगी, तो 15 की गुणा यहां करनी पड़ेगी। सब कुछ हो चुका जो आप लोगों को मेरे भाई करना था। आप देखिए लास्ट ईयर की इनकम 24 है, यहां लास्ट ईयर की इनकम 24 है, यहां लास्ट ईयर की इनकम 30 है, यहां लास्ट ईयर की इनकम 30 है। भाई साहब सब कुछ सेट है, मामला पूरी तरीके से सटीक बैठ चुका है। अब क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, वर्तमान में उनकी आय का योग 15,400 है। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में दोनों की आय का योग 8 चौक 32, 15 तिया 45, दोनों की आय का योग कितना बैठ रहा है, 77 बैठ रहा है। और उसने कितना दिया है, 15,400। क्या 1 बराबर 200 के आ जाएगा, तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक्स की वर्तमान आय कितनी है, यानी 32 पार्ट की वो वैल्यू पूछ रहा है। अगर 1 बराबर 200 तो वर्तमान में 32 पार्ट की वैल्यू 6400 आ जाएगी। बताइए फटाफट बताइए क्या हो। 3-4 दिया है, 3-4 बेटा ये दिया है, 3-4 ये है, 2-3 ये है। हाँ 137 में हिंदी के हिसाब से करवा दीजिए, वो हिंदी के हिसाब से भी मैंने करवाया था, बिल्कुल वही तरीका था, बिल्कुल वही तरीका था। ठीक है चलिए ये बात समझ में आ गई। बस कुल मिला के इन दोनों इनकम्स को आपस में बराबर करना है, इन दोनों को बराबर करना है, और बराबर करने का तरीका इन दोनों के एलसीएम से बस गुणा कर देनी है। आज के बाद इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे अगर ध्यान से समझा है तो। मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इसका एक और क्वेश्चन कराऊंगा मेरे प्यारे दोस्त, और आपका ये चैप्टर जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आयु वाले चैप्टर में होगा। ठीक है, दो व्यक्ति हैं एक्स और वाई, इनकी लास्ट ईयर की इनकम का रेशो 4-5 दिया है। लास्ट ईयर और वर्तमान वर्ष की आयु का रेशो 3-4 है, इसका 2-3 है। आपने देखा यार दोनों लास्ट ईयर की इनकम है तो ये दोनों तो बराबर होनी चाहिए थी, ये दोनों बराबर होनी चाहिए थी। बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 आएगा, 6 की गुणा पूरे रेशो में कर दीजिए, कर दी मेरे भाई। अगर इसकी इनकम 24 बैठ रही है तो इसे 24 बनाने के लिए 8 की गुणा, 8 की गुणा यहां हुई है तो 8 की गुणा यहां होगी। इसकी इनकम लास्ट ईयर की 30 बैठ रही है, इसे 30 बनाने के लिए 15 की गुणा, 15 की गुणा यहां हो जाएगी। वर्तमान वर्ष में इसकी इनकम 32 है, इसकी 45 है, दोनों को जोड़ेंगे 77 हो जाएगी। उसने वर्तमान वर्ष में 15,400 दी है। अगर 1 बराबर 200 है तो उसने प्रेजेंट ईयर यानी वर्तमान वर्ष में एक्स की पूछी है, यानी 32 पार्ट की पूछना चाह रहा है, तो मेरे भाई 6400 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आपके सामने दे रहा हूं, फटाफट मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी, बिल्कुल सही जवाब। बताइए फटाफट बता दीजिए। चुनाव वाले यार परसेंटेज में होंगे, क्यों यार दिमाग की दही कर रहे हो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए
ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात जो था वो 4:3 था। दो व्यक्ति हैं ए और बी। लास्ट ईयर की इनकम का रेशियो जो दिया हुआ था 4:3 दिया हुआ था, इसकी 4 थी, इसकी 3 थी। ऐसे ही लिखा होगा आपने भी। उन दोनों की पिछले वर्ष और चालू वर्ष, पिछला वर्ष लास्ट ईयर, चालू वर्ष प्रेजेंट ईयर। व्यक्तिगत आय का अनुपात, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, इसकी 3/4 है और इसकी 5/6 है। आपके दिमाग में एक बात नहीं आई, आपने कहा जी हमारे समझ में एक बात, 138 में उल्टा पूछा है तो उल्टा कर लो ना भाई, काहे घबरा रहे हो। उसने कहा है दक्षिणी गोलार्ध के दूसरे भाग में जल और भूमि का अनुपात, जल और भूमि का 32/13 हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था यार, इसमें क्या बात होगी। देखिए अब आपके दिमाग में आई जी, देखो हमें एक बात समझ में नहीं आ रही, जब ये दोनों लास्ट ईयर की इनकम है तो ये दोनों बराबर क्यों नहीं है, ये दोनों बराबर क्यों नहीं है। मैंने कहा बराबर कर दो। आपने कहा बराबर कैसे करें, मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम लो। 3 और 5 का एलसीएम क्या है, 3 और 5 का एलसीएम होता है 15। 15 की गुणा यहां कर दो, 15 की गुणा यहां कर दो। इसकी इनकम 60 हो चुकी है, इसे 60 बनाने के लिए 20 की गुणा यहां कर दो, 20 की गुणा नीचे हो जाएगी। इसके 45 बनाने के लिए 9 की गुणा यहां कर दो, 9 की गुणा यहां हो जाएगी। सब कुछ सेट बैठ चुका है, 60 60 45 45। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है यदि चालू वर्ष के लिए उनकी आय इतनी है, मेरे हिसाब से 80 और 54 134 हो जाएगा। उसने कहा है 8.04 लाख है, तो एक बराबर 8.04 बटे 134 हो जाएगा। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी की पिछले वर्ष की आय बतानी है, यानी वो 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है, 45 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त आप लोग सॉल्व कर लेंगे। बस कैसे सॉल्व करेंगे, 6 बार कटेगा, 6 चौक 24 को 4 हासिल 2, 6 18 2 20 को जो ये 6 बार कट जाएगा, 0.6 बार कट जाएगा। और 45 छिक्का 270 होते हैं, एक बाद पॉइंट लग जाएगा, 2.7 लाख आ जाएगी। आंसर क्या आ जाएगा, 2.7 लाख आ जाएगी। ठीक है, क्या ये दोनों क्वेश्चन आपके समझ में आए। एक और क्वेश्चन मैं आपको ऐसा ही होमवर्क में दे रहा हूं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन एक और आपको होमवर्क में दे रहा हूं। आज मैंने क्वेश्चंस आप लोगों को कौन कौन से कराए, एक तो हीरे वाले क्वेश्चंस कराए, एक मेरे प्यारे दोस्त प्रेजेंट ईयर लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन कराए, और एक आप लोगों को जो है आज पृथ्वी वाले क्वेश्चन कराए। ठीक है मेरे भाई, इन तीनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। 15 क्वेश्चन मैं तीनों के 5-5 क्वेश्चन आपको दिलवा दूंगा, 15 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। उनकी 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, रटना मत, चीजों को समझना। हाँ गौरव भाई मुझे पता है अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल मैं इस चैप्टर को खत्म करूंगा। 12 क्लास में टोटल ये खत्म होगा, 11 क्लास हम लोगों की आज हो चुकी हैं। और जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आपका सिलेबस कब खत्म होगा, तो सिलेबस खत्म होने का मैंने आपसे बताया है 5 मंथ का मैंने आपको बताया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों का, है ना। 1-1.5 महीना जो फालतू बताया है वो एससीएम और एडब्ल्यू टीपीओ वालों का बताया है। ड्राइवर वाले 5 महीने में ही हो जाएगा। ये हो सकता है बस 5 महीने की जगह ये 6 महीने में हो जाए, लेकिन सिलेबस खत्म कराना उद्देश्य नहीं है, आपको समझाना उद्देश्य है। आप जब मॉक टेस्ट लगाने बैठे तो आपसे क्वेश्चन बने, वो उद्देश्य है। सिलेबस खत्म कराना उद्देश्य नहीं। और आप कहीं ना कहीं समझोगे कि सिलेबस, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि सिलेबस जल्दी खत्म हो जाए। मैं तो आसान आसान सी चीजें पढ़ा के आप लोगों के का भी भला बना रहूंगा, आप लोग भी मुझे अच्छा बताते रहेंगे, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और कोर्स भी जल्दी खत्म हो जाएगा। दोनों चीजों में मेरा फायदा है। लेकिन एग्जाम हॉल में मुझे आपकी गाली सुनने को मिल रही होगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, अब एग्जाम हॉल में अगर गाली नहीं सुननी है तो मुझे वो सारी चीज करानी होंगी जो पूछी जाती हैं, चाहे वो मुश्किल हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो आसान हो। ठीक है, तो मैं शुरुआत में बहुत आसान चीज भी कराता हूं, पर आखिरी की 1-2 क्लास थोड़ी सी अच्छी लेवल की होती हैं, और वो मैं कराता रहूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। कल जो है वो लास्ट क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसकी परसेंटेज की, और उसके बाद हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे आप लोगों का, रेशो की लास्ट क्लास करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर परसेंटेज आप लोगों का स्टार्ट होगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय।